सादर प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। दंगल विधानसभा चुनाव 2022 और 2022 के इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2 राज्यों के तो चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का यह तीसरा दौर है और पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो पंजाब की सभी और उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है, जहां सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में वोटिंग का दावा कर रहे हैं। तमाम दलों के बड़े नेता भी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपने बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात पंजाब की करें तो यहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सुबह गुरुद्वारे में पहले मत्था टेका और फिर अपना वोट कास्ट किया। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष और अमृतसर पूर्व से कांग्रेस के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी नवजोत कौर भी थीं। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस भगवंत मान ने भी अपना वोट दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा पंजाब के लोगों के साथ खड़ी रही है। वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें, जहां तीसरे दौर में 59 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं, तो वहां भी सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं, उन इलाकों में वोटर हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे और अपनी अपनी पार्टी की, अपने अपने गठबंधन की सरकार बनाने का दावा भी किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने मतदान किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने भी अपना वोट डाला और कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में बम्पर वोटिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव ने भी इटावा के जसवंत नगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं जसवंत नगर से, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ ही यह भी साफ किया कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी खुद की मर्जी से मैनपुरी में प्रचार किया, उन पर किसी का दबाव नहीं था। बात बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करें तो कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने अपना वोट डाला, लेकिन वोटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के चलते उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, उन्होंने भी सरकार बनाने का दावा किया है। तो 117 पंजाब और 59 उत्तर प्रदेश का, यानी कि कुल 176 विधानसभा क्षेत्रों में आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2017 में चुनाव जीतने के बाद वहां सरकार बनी, लेकिन पार्टी की कुछ अपने अंदर की कुछ नाराजगी थी कैप्टन साहब के खिलाफ और उन्हें हटाया गया। फिर वो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने और कैप्टन ने अपनी पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पंजाब की अगर तस्वीर की आप बात करें तो पंजाब में एक लंबे समय से 2017 के पहले तक सीधा मुकाबला होता था कांग्रेस और अकाली दल के बीच। 2017 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अपनी शिरकत की और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी और 3 धड़े हो गए। और इस बार 2022 में 5 चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 5 प्रमुख धुरी हैं जिनके खिलाफ आपस में चुनाव लड़ा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन साहब की, भारतीय जनता पार्टी की और ढिंडसा साहब की, ये तीनों एक गठबंधन है। और किसान मोर्चा से राजवाल जो अलग हुए हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है पंजाब का। अरविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका रूबरू करा देते हैं। लोकेश जिंदल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आतिर हुसैन साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर
धनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और साथ ही महंत जसबीर दास राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब और उत्तर प्रदेश का तीसरा चरण, शुरुआत जरा करें पंजाब से ही। उत्तर प्रदेश पर चर्चा लगातार हो रही है और इस पर हम करेंगे, लेकिन आज शुरुआत पंजाब से। स्टेक पर है कांग्रेस पंजाब में, जो 5 साल में सरकार बनी, जितने उत्साह के साथ 2017 में सरकार बनी थी कैप्टन के नेतृत्व में। चुनाव आते आते कैप्टन के साथ मनमुटाव हुआ, कैप्टन पार्टी छोड़े और उसके बाद अब सिद्धू और चन्नी के बीच में भी खींचतान ऐसा चलता रहा कि चुनाव घोषणा पत्र भी चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन घोषित करनी पड़ी। लेकिन अब चुनाव है। पहले आप सीधे शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन से लड़ रहे थे, इस बार 5 लोगों के साथ यानी कि 4 लोगों के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लोकेश जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जी कांग्रेस का पंजाब में आना तय है, निश्चित है और ये होकर ही रहेगा, क्योंकि पंजाब के लोगों का जो अपमान भाजपा ने किया है, भाजपा जो नेता नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने जिस तरह 2014 में सभी सिखों को गुजरात से बाहर निकाल दिया और उसके बाद में उन्होंने फार्म लॉस के समय जो 700 किसान मरे, उन्हें शहादत देना तो दूर, उनका मजाक उड़ाया कि ये समझ नहीं पाए कि फार्म लॉ किस लिए थे। और उसके बाद में जब वो पंजाब जाते हैं तो वहां से वापस आ जाते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री को कहना कि धन्यवाद मैं सुरक्षित वापस आ गया। इसका मतलब क्या है? पंजाब एक आतंकवादियों का राज्य है। और अभी चुनाव के जस्ट पहले एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिख धर्म का मजाक उड़ाया था, गुरमीत राम रहीम, उसको इन्होंने जेल से निकाल दिया और पैरोल पे ला दिया। अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसका प्रश्न उठाया है कि आपने किस बेसिस के ऊपर इसे निकाला। तो इस तरह की जो इंसल्ट है पंजाब को, पंजाबियत को, सिखों को, ये अब बर्दाश्त नहीं करेगी पंजाब की जनता। और शिरोमणि अकाली दल जो भाजपा के साथ मिलकर अब तक सरकार बनाती आई है, उसे साफ दिख गया कि सरकार की जो नीतियां हैं ये पंजाब के लोगों के हक में नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल ठग, आप इसकी बातें सुने। जब ये दिल्ली में था तब कहता था कि दिल्ली में प्रदूषण पंजाब के कारण है, परली जलती है। और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए ये और कहते हैं कि सतलज का पानी यमुना में दीजिए। उस समय दिल्ली की हर कंडीशन का जो जिम्मेदार था अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को ठहराया था। इन्होंने कहा कि पंजाब के थर्मल प्लांट बंद करवा दो और आज ये कहते हैं पंजाब में जाके कि एक मौका दे दो। इसका मतलब क्या? इन्होंने क्या समझ के रखा है पंजाब को? 800 करोड़ का गबन किया था इन्होंने दिल्ली के सभी न्यूज नेटवर्क को लेके, और उसके बाद में इन्होंने दिल्ली की आज हालत क्या की है? दिल्ली के हर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के सामने इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। हर जगह शराब बिक रही है, 18 साल के युवक शराब पी रहे हैं। पूरे दिल्ली को इन्होंने शराबी राज्य बना दिया है। और अब ये ले जाकर कहते हैं भगवंत मान, जो खुद ठीक है शराबी है, उसको अपना हाँ। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट बना के ये पंजाब को क्या बनाना चाहते हैं? ठीक है, आगे भी हम इस चर्चा को आगे रखेंगे। अतीर हुसैन साहब, आप इनका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन साथ ही जो कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा दिया चुनाव से ठीक पहले, उसका क्या असर, अतीर साहब से, क्या उसका असर पड़ रहा है? वोटिंग के पहले जब आप लोगों को सब बूथ मैनेजमेंट में लगना था तो पूरी पार्टी अब उस पर सफाई देने में जुट गई। ये देखिए, पूरी पार्टी कहीं इस पे सफाई नहीं दे रही है और हम इन मुद्दों में पढ़ते भी नहीं हैं। अभी कांग्रेस के भाई कह रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में, बहुत सारी उन्होंने बातें कही। मैं सिर्फ इनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर इतनी ही कमी अरविंद केजरीवाल में है तो ये बता दें कि दिल्ली में इनकी कितनी सीटें आई हैं, क्यों हार गए, क्यों सुपड़ा साफ हो गया, क्यों शून्य पे पहुंच गए? कहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और आज कोई नाम लेवा नहीं है अरविंद केजरीवाल साहब। लोकसभा के संदर्भ में नहीं, मैं आपसे विधानसभा की बात कर रहा हूं। आप बताइए विधानसभा में कितनी सीटें हैं इनकी जो दिल्ली के अंदर? अगर इनको नहीं पता तो मैं इनको बता दूं, इनका सुपड़ा साफ हो गया, कोई नाम लेवा नहीं है दिल्ली में। अगर अरविंद केजरीवाल साहब की आप इतनी बुराई करें तो बताएं आप क्यों हार गए? आपका दिल्ली में सरकार थी, आज कोई है ही नहीं आपका नाम लेने वाला। देखिए, हम जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं वो धर्म का मुद्दा नहीं है, वो जाति का मुद्दा नहीं है। हर पार्टी का एक स्ट्रांग पॉइंट होता है।
कांग्रेस पार्टी का स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए कि 5 साल में इन्होंने क्या किया ये बताएं। ये अपनी आपने पूरी 5 साल में दिल्ली में क्या किया, ये बता ऊर्जा, दीजिए। ये अपनी पूरी ऊर्जा इस चीज में लगा आप रहे 5 साल हैं कि में आम आपने आदमी क्या पार्टी किया ने है क्या दिल्ली किया, में, ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, 5 साल में इन्होंने क्या किया। देखिए 4.5 आप 5 साल साल इनके में एक भी आपने मुख्यमंत्री दिल्ली का रहे, डंका बजाया। आप इतना मजबूरन बताइए, इनको 5 साल में अपना आपने क्या मुख्यमंत्री किया हटाना दिल्ली में? पड़ा, मैं इसलिए आपको हटाना बताता पड़ा हूं दिल्ली की आज हालत क्या है। दिल्ली के हर घर के बाहर आज इनके ठेका है पास शराब का। कोई काम करने के मेरे लिए घर कोई के मुद्दा बाहर हम नहीं है। जा नहीं सकते ये बाहर। बताएं कि आम इन्होंने आदमी से कितने लेकर स्कूल हर खोले, व्यक्ति त्रस्त है कितने कि किस अस्पताल तरह खोले। से ये ठेके बंद अरविंद करवाए जाए, केजरीवाल साहब क्योंकि ने गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल लोगों साहब के ने घर प्रेस में कॉन्फ्रेंस करके लोग बताया शराब पीकर कि आ रहे हैं, हमने बच्चों को मार रहे हैं। 12,000 लोकेश जी, वो बात क्लासरूम पूरी कर ले, फिर उन्होंने आप अपनी कहा बात कि हमने रखिएगा। 7 साल में और चैलेंज के साथ कहा कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्कूल सरकारें हैं वो बता दें, हमने 20,000 क्लासरूम बनाए। हम बता रहे हैं हमने दिल्ली में क्या किया, हमने लोगों को सुविधाएं दी, मूलभूत सुविधा। आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का मेन पार्ट इलेक्ट्रिसिटी है। हमने 200 यूनिट घर में पहुंचाए, हमने पानी पहुंचाया, हमने अस्पतालों की हालत बेहतर करी और बेहतर करने जा रहे हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। हमारे पास पूरी फेहरिस्त है काम की। आप बताइए 4.5 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसीलिए आपको अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट को हटाना पड़ा, नया लाए। अब आपकी अंतरकला इतनी है कि आप यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष वहां हैं या नहीं है, सभाओं में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये अपनी आपसी जो इनके मतभेद है ये इससे ही नहीं उभर पा रहे। देखिए मसला क्या है पंजाब में, लेकिन पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर जो सीधा एक आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। अब उसमें सच क्या है झूठ क्या है वो जांच होगी, वो पता चलेगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये आरोप जो लगा उस पर सारी पार्टियां अब आपके ऊपर आ गई कि ये तो था ही। अगर आपको याद हो कि दिल्ली का जब चुनाव हो रहा था तो प्रकाश जावड़ेकर साहब ने भी इसी तरीके के आरोप लगाए थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुन के आ गए हैं, इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमार विश्वास साहब एक अच्छे आदमी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई इस तरीके की जानकारी थी तो 8 साल क्यों चुप बैठे थे? मैं एक प्रश्न भारतीय पूछना जनता पार्टी चाहूंगा। क्यों चुप बैठी थी? देखिए आपने अरविंद इतना जो केजरीवाल बखान साहब किया, पे ईडी की छापे पड़े, हमारी पार्टी पे, हम इनकम टैक्स के हुसैन छापे साहब, पड़े, मुझे एक बात बताइए, आपके सभी लोग आपको छोड़कर क्यों चले गए? सारे के सारे अगर छापे इतने ही पड़े, महान आपके उसके नेता बावजूद हैं, भी अरविंद तो सभी केजरीवाल लोग छोड़कर मुख्यमंत्री क्यों हैं। चले गए? अरविंद हर कोई केजरीवाल आपके ये नहीं नेता बात की कर निंदा रहे क्यों कर रहा है? इन्होंने क्या आप किया, कुमार उन्होंने क्या विश्वास ले किया, लीजिए, हम किरण बता रहे बेदी हैं, ले लीजिए, हम बता रहे अन्ना हैं हजारे हमने ले क्या लीजिए, किया, कोई हमारे भी नेता अचीवमेंट्स आपके क्या साथ हैं। काम करके हम खुश ये क्यों नहीं नहीं कह है? रहे कि हर भारतीय कोई जनता क्यों पार्टी कहता का है फेलियर हो कि गया ये इसलिए हमें आम वोट दे आदमी दो। पार्टी जो हम है, इसलिए कह रहे केवल हैं और केवल इन्होंने करप्ट दिल्ली पार्टी को है। आइडियल स्टेट ये बनाया, सवाल हमें ये इसलिए सवाल वोट दे दो। कांग्रेस पर भी जा सकता है लोकेश जी कि आपको छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं? लेकिन कोई भी जो जाता है, लोग ये तो जो नहीं लोग कहता, से अब ये तो देखिए नहीं कहता जो कि यंग वो है, टेररिस्ट थे। जो यंग अरे है ये वो तो बहुत जा बड़ा रहे हैं। आरोप है। हाँ, वही। आप ये बहुत बड़ा आरोप है कि ये टेररिस्ट के साथ मिलकर देश की सुरक्षा को घात पे लगा रहे हैं। ये ऐसी कैसी सत्ता की भूख है, आप मुझे बताइए। यही राजनीति का मतलब ये नहीं है सत्ता भूख के अंदर आप जो है देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर दें। जांच बिल्कुल होनी चाहिए और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई हो। ठीक है। अब जरा महंत जसबीर दास जी, पंजाब की अगर हम बात कर रहे हैं, पंजाब में आपको क्या लग रहा है ये चुनाव जो है पंजाब में जो 5 ध्रुवों के बीच लड़ा जा रहा है एकदम अलग है 2017 के चुनाव के पहले तक के जो चुनाव है उससे 2022 का चुनाव? जी सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से प्रणाम जी। मैं ये बताना चाहूंगा जी, जो मेरे भाई बैठे हैं आम आदमी पार्टी से, मैं उनको बताऊंगा भी आप पंजाब में जब से आए हो अभी पंजाब में जितने भी इंसिडेंट आपने करवाए, जो भी पंजाब में पहले की सरकारों के अगेंस्ट आपने धरने भी लगवाए, आपने और भी जहां हुल्लड़बाजी करने की कोशिश, मैं आपके अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो उनके गुरु थे अन्ना हजारे जी, जब वो उनके नहीं हुए तो जनता के कैसे होंगे? आज तक मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसी पार्टी आई है जिसने 7 चले अभी तक अपना चुनाव नहीं कराया, एक ही प्रधान चल रहा है, इनका प्रेसिडेंट एक ही चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई साहब, आपने तोकीर रजा नाम का आदमी का नाम सुना होगा, आपके अरविंद केजरीवाल के तोकीर रजा के साथ क्या संबंध है, बताना चाहिए उनको। तोकीर रजा वो इंसान है जिसका ISI के साथ एजेंडा है, ISI के एजेंट है वो, उसके साथ क्या है वो बताएं। कि अगर इतना ही था, पंजाब का माहौल खराब करके रख दिया। आज आप बात कर रहे हैं भी हम पंजाब का विकास करेंगे, एक मौका केजरीवाल आपने लगाया तो भगवंत मान को है, पर ये बात क्यों करते हैं एक मौका केजरीवाल के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हो आप? भगवंत के नाम पे मांगते आप जो यहाँ खेल खेल रहे हो ना जी,
वो हमें भी पता है। आप 2017 में आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका आतंकवादियों के साथ या खालिस्तानियों के साथ कोई संबंध नहीं था तो 2017 को जब आपके अरविंद केजरीवाल पंजाब में आए थे और मोगा के साथ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, गांव पड़ता है, वहां आतंकवादियों के घर पे क्यों रात ठहरे थे? इसका जवाब केजरीवाल भी एक रात आतंकवादियों के घर पे क्यों ठहरा था अगर इसका खालिस्तानियों के साथ कोई संबंध नहीं? इस बार पंजाब का माहौल ऐसा बना के रख दिया है, हमारी सरकार को ऐसा बना दिया इन्होंने, वो डर के मारे बैठी हुई है भी कहीं ये ना हो भी हम बाहर निकले तो कोई हुल्लड़बाजी हो जाए या कोई आतंकवादियों का अटैक हो जाए, ऐसे। और आगे जो पंजाब का माहौल होगा, मैं तो जनता को यही बेनती करूंगा भी हमारी कोई भी पार्टी है वो इससे लाख दर्जे अच्छी है। इस बार चाहिए तो हमें चाहिए इससे बच जाओ, क्योंकि अगर ये आ गया तो इसकी पहले से ही वो रखी है। ये जसबीर दास जी, तो चुनाव इसका नहीं हुआ, चुनाव की 5 कोणों के बीच में है या सीधा है, ये भी हम आपसे जानेंगे। धनोज जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच जरा लखीमपुर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मतदान की बड़ी भूमिका होने वाली है, इसलिए वे मतदान अवश्य करें और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, आज जब हम आपके बीच यहां पर आए हैं, याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कर्फ्यू लगता था, बाजारों में बमबाजी होती थी, व्यापारी पलायन करता था। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ पे बाबा गोला गोकर्णनाथ की धरती पर आया हूं, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब बाबा का कांवड़ यात्रा निकलती है। हर हर बम बम के नारे के साथ, हर हर बम बम के नारे के साथ अब कांवड़ यात्री निकालता है। तो भाइयों बहनों, पूरा उत्तर प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में रम जाता है और यही नया उत्तर प्रदेश है, जिसमें दंगों के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं, गुंडागर्दी के लिए नहीं, अव्यवस्था के लिए नहीं, जिस उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, नौजवान के उत्थान के लिए, किसान की खुशहाली के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कार्य हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आपकी सेवा की है। भाइयों बहनों, किसी भी सरकार की कार्य पद्धति उस सरकार के निर्णयों से हो जाता है। याद करिए, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला निर्णय लिया था भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादी जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन्होंने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके लखीमपुर जनपद के
खीरी जनपद के 1,45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 1,45,000 किसानों का। और आज लखीमपुर खीरी के 5 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां पर हर किसान का सम्मान होता है, किसान को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है। और यही नहीं, जिस उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का लाखों करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में सीधे करने का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली सरकार किस हद तक जनता का शोषण करती थी? भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपके लखीमपुर खीरी में बिजली मिलती थी? क्या लोगों को बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना? आ रही है बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली। पहले बिजली की भी जाति हुआ करती थी, मत और मजहब हुआ करता था। आज तो भाइयों बहनों, हमने कहा सबका साथ और सबके विकास का, तो सबका साथ और सबका विकास बिजली में भी दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में अरविंद गिरी जी भी और रोमी साहनी जी भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगे थे। डबल इंजन की सरकार भी आपकी सेवा में लगी थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा और कांग्रेस के नेता भी कहीं थे क्या? इनका कहीं अता पता था? देखिए, डबल इंजन की सरकार में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? आपका मैं अभिनंदन करूंगा। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। वैक्सीन के कारण तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं लगा। लेकिन जो लोग वैक्सीन के बारे में गुमराह करते थे कि बीजेपी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब उनको जवाब देने की आवश्यकता है। वोट की चोट से उनको करारा जवाब दीजिए कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बचती है तो वोट भी वही जाएगा, ये बताएंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा होगा ना? मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये राशन, ये दवा का पैसा, अब तो लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है ना। आज हम लोग लखीमपुर खीरी में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। हमारे सभी विधायकों ने जब प्रयास किया तब मेडिकल कॉलेज आ गया यहाँ पे। डबल इंजन की सरकार का यही लाभ होता है। मेडिकल कॉलेज का मतलब उपचार के लिए जब मेडिकल कॉलेज काम करेगा तो लखीमपुर खीरी वासियों को, भाइयों बहनों, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी में ही उपचार की सुविधा होगी। और 2023 से लखीमपुर के नौजवानों को लखीमपुर में ही एडमिशन की सुविधा भी मेडिकल कॉलेज में प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज का पैसा, गरीबों के लिए राशन का पैसा या फिर दवा का पैसा या फिर आज जो धामों का निर्माण हो रहा है, ये जो पैसा है, ये पैसा 2017 के पहले भी था। लेकिन 2017 के पहले भाइयों बहनों यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था और इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा
पैसा हड़पता था। आज हम लोगों ने जब इत्र वाले मित्र के लिए, भाइयों बहनों, इत्र वाले मित्र के लिए, अब जब हम लोगों ने आपके सड़क के निर्माण के लिए जो बुलडोजर हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने उसे इत्र वाले मित्र पर भी पहुंचाने का काम किया है। आज आपको लग रहा होगा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, मुझे एक बात बताइए, ये अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? कोई संदेह है? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। हमने तो कोई नानुपुर नहीं किया। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम बिजली हिंदू के यहाँ देंगे, मुसलमान के नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। तो अगले दौर के लिए, क्योंकि यूपी में आज के बाद फिर 4 चरण के चुनाव हैं और उसके लिए प्रचार चल रहा है। लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ विकास की बात कर रहे हैं, कोविड के दौरान की अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं और साथ ही अयोध्या का भी नाम ले रहे हैं। बहरहाल हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं लोकेश जिंदल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अतीर हुसैन साहब आपके प्रवक्ता हैं, महंत जसबीर दास जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर धनोज कुमार जी भी राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। धनोज जी, अब इस दौर की शुरुआत आपसे कि पंजाब के चुनाव की हम लोग चर्चा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी बात कह रही है, महंत जी भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी पर ही वो निशाना साध रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि यही सवाल कि 5 केंद्र के बीच में, 5 ध्रुवों के बीच में 2022 का ये विधानसभा का चुनाव है। 2017 से पूरी तरह से अलग है 2022 का ये चुनाव। किस तरफ जा रहा है? क्या डायरेक्ट फाइट अभी तक आपको समझ में आ रहा है, या त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, या 5 कोणों के बीच में है? सर्वप्रथम मैं यही कह दूं कि सभी लोग जहां जहां मतदान हो रहा है तो अपने घरों से निकले और अपने लिए मतदान करें, क्योंकि ये जो संवैधानिक अधिकार आपका इक्वलिटी को लेकर, माने समानता को लेकर, ये मतदान ही है जहां पर संविधान पर कोई उंगली नहीं उठाया जाता और बराबर होता, क्योंकि सबको बराबर अधिकार है मतदान करने का। और 2 लाइन शुरुआत करता, चूंकि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, पंजाब का भी, आपका सवाल का जवाब दूंगा, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन वहीं से उठाता हूं। बिखर न जाए सपने जीत का, बिखर न जाए सपने जीत का, जनता को भी इंतजार है नेता के मनप्रीत का। मैंने शब्द आपको कहा था कि बिखर न जाए सपने जीत का, जनता को भी इंतजार है नेता के मनप्रीत का। अब देखना है क्या असर होगा चुनावी जीत का, अब देखना क्या होगा असर चुनावी जीत का। 10 मार्च को किसका जीभ चखेगा स्वाद हार जीत का। देखिए, पंजाब की अगर बात करेंगे, अभी पंजाब में जो स्वयं नेता लोग हैं वो टीवी पर आके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको खुद अंदाजा नहीं है कि पंजाब में होने वाला क्या है। मैं बारी बारी से आपको बताता हूं, खुद कांग्रेस, उनके नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, जो उसके सीनियर लीडर है, पंजाब की बात कर रहा हूं, जिसको मान लीजिए मैनिफेस्टो का अध्यक्ष बनाया हो, प्रचार का अध्यक्ष बनाया हो, तो ये जो अंतरकलह है उसको लेकर किसी में ये नहीं है, एकदम से वो नहीं कह सकता सॉलिड, जैसे कहते हैं ना भारत माता की जय, तो वो ये नहीं कह सकता कि हम सीधे जीत जाएंगे। वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। जब बात करते आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी जो देखिए उसमें डेंट लगा हुआ है। इसलिए डेंट लगा हुआ क्योंकि कुछ ऐसे बयान चुनाव से पहले निकल के आए हैं जो उनके ही साथी, वो बात अलग है, अतीक साहब ने कहा कि वो 8 साल से चुप क्यों थे, लेकिन उनके भी कुछ वो इंतजार में होंगे, कुमार विश्वास की पूरा बचपन के दोस्त हैं, साथ साथ पढ़े लिखे हैं, मनीष सिसोदिया जी आकर उसको मनाएंगे कि दोस्त साथी क्यों नाराज हो, आ जाओ। तो वो इंतजार उनका लंबा हो गया, 8 साल का लंबा हो गया। तो जब 8 साल का इंतजार हो गया तो वो लगा कि अब उसको बोलना चाहिए, लेकिन जैसे बयान आना शुरू हुआ, उस बयान पर जो विरोधी है वहां पर, देखिए विरोध तो कांग्रेस का होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से केजरीवाल साहब बार बार मुक्तसर जाते हैं, आप देखेंगे अभी मुक्तसर में सबसे ज्यादा मतदान की अभी दिखा भी रहा है, वो बार बार मुक्तसर जाते हैं, तो ये भी लगता है पंजाबी आवाज उठने लगती है कि भाई क्या चक्कर है, क्या ऐसी बात है
कि केजरीवाल साहब मुक्तसर चले जाते। दूसरी बात, लोकसभा के भगवत मान जी, वो लोकसभा के सदस्य है, तो वो एक अलग टाइप की राजनीति करने आए, तो उनको क्या विधायक में कोई मुख्यमंत्री चेहरा नजर नहीं आ रहा था? वो ऐसे विधायक जो पहले 20 जीते थे, जैसे एच एस फुल्का साहब भी, आपको पता होगा किस बात पर उसकी नाराजगी थी, उन्होंने बिल्कुल इस्तीफा दे दिया विपक्ष के नेता से। तो केजरीवाल साहब को भी ये बात सोचना चाहिए था। और उनके जो सहायक है, मतलब मैं राघव चड्ढा की बात कर लूं, राघव चड्ढा जो वहां के प्रभारी बनाए गए, एक बहुत ही अच्छे यंग विधायक है, समझदार है, सीए है, उन्होंने वहां पर उनके ऊपर भी कुछ इल्जाम लगा। इल्जाम ये था कि वो जो है कार्यकर्ताओं को नेता बनाने के बजाय टिकटों को खरीद फरोख्त करने लगा। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को डेंट है, निशाना है। अब आ जाइए कैप्टन साहब के ऊपर, वो एक 80 साल से ऊपर का नौजवान कहते हूं मैं, इसलिए कहता क्योंकि वो सक्रिय है राजनीति में, और वो अपने आप को आज भी कहता है कि मैं सेना का जवान हूं, कैप्टन इसीलिए उसके नाम के साथ है। तो उनके साथ जो कांग्रेस ने किया, 4.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बदलना, जो कि आम आदमी पार्टी ने भी इल्जाम लगाया, और ये बात वाकई है कि जब इतना अच्छा काम कर ही रहे थे कांग्रेस पार्टी, तो एन वक्त पर कितना ही बड़ा घाव क्यों न था, कितना ही बड़ा विरोध का तीर क्यों न चला, उनको कैप्टन साहब को हटाना ही नहीं चाहिए। जब कैप्टन साहब को हटाया तो कांग्रेस पर वही आवाज उठने लगी कि भाई अंदर खाने हो क्या रहा। और देखिए सिद्धू जी को, सिद्धू जी जब आए उसके बड़बोलेपन से सब वाकिफ है, और सिद्धू जी का प्यार जो है पाकिस्तानियों से, क्योंकि इंडियन से कम पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है। वो सरेआम कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई, हालांकि उम्र में क्या है आपको भी पता होगा, लेकिन वो कहते हैं मेरा बड़ा भाई है। आज 18 साल में पहली बार सिद्धू को डर लगा है, 18 साल में उनको इतना डर लगा है कि वो कांग्रेस को कह दिया कि भैया मैं मुश्किल से 3-4 जगह ही चुनाव करूंगा, चुनाव प्रचार में जाऊंगा। तो ये सब चीज सबको देखना चाहिए। अब आ जाए बीजेपी का कोई आधार है नहीं वहां पर, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही, जैसे मान लीजिए पहले अकाली दल के साथ था, जब ये आंदोलन शुरू हुआ किसानों का, और लगा क्योंकि पंजाब देखिए, पंजाब कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कृषि है, वहां दूसरा कोई उद्योग नहीं है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों नेताओं के मुंह से ज्यादा मैंने सुना हूं, मैं आपको एक पत्रकार के नाते कहता हूं कि पंजाब में नशा का दौर है, पंजाब को नशे से मुक्त कराना है, पंजाब में अफीम की खेती होती है। अरे किसी नेता के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि पंजाब के अंदर अच्छी गेहूं उपजाई जाती है, अच्छे धान उपजाए जाते हैं। लेकिन क्या सुने होंगे आप आनंद जी कि पंजाब में सिर्फ नशे की खेती होती है। और इस तरह के बयानबाजी जो है किसी भी राज्य के लिए शोभा नहीं देता, किसी भी नेता को। मैं एक पत्रकार होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते इस बात का खंडन करता। बुराई है, लेकिन बुराई का इस तरह प्रचार करना, 2017 से उड़ता पंजाब आने लगा। हाँ, मैं वही तो कह रहा, कहां नहीं नशा है। आज बिहार में कानून लाया गया, सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए, बोलिएगा आप लोग अपनी बारी में, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं आया। और योगी जी जब मैं बोलता हूं तो भाजपा का कोई नेता आ ही जाता है। तो आप जरा मुझे बोलने दीजिए, 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं आज जनता का नुमाइंदगी करना चाहता हूं कि एक राज्य को आप लोग सब कहते हो कि भैया नशे में, कहां नहीं है। बिहार में नशे पर कानून है, लेकिन फिर भी वहां नशा पाया जाता है। तो देखा जाए इन सब बातों को लेकर पंजाब के लोग आहत है। दूसरी बात, चन्नी जी को लेकर, चन्नी जी ने जिस तरह से पूर्वांचलों के लोगों को, बिहारियों को जिस तरह से उन्होंने कहा, वो उसके लिए मैं खुद उनका खंडन करता हूं। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब का विकास बिहारियों के बिना नहीं हो सकता, बिहार वासियों के बिना कतई नहीं हो सकता। कैसे? जुताई, कुटाई, सिंचाई, यानी जमीन की जहां तक खेतों की जो होती है, जोत कोड़, सिंचाई और कटाई तक, ये पूर्वांचल खासतौर बिहार के लोग वहां पर जाते हैं, जाते ही नहीं है, वहां बसे हुए भी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं पंजाब को बहुत करीब से जानता हूं, इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ये 117 दिन का जो उसका गुस्सा था सिद्धू के प्रति, कांग्रेस के प्रति, आला कमान के प्रति, वो भड़ास अंदर में जो था, वो भड़ास कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को घेरने के लिए उन्होंने बोल दिया। लेकिन ये खंडन है, क्योंकि बिहारियों के बिना पंजाब का विकास कतई नहीं है। आज अगर कह दे पंजाब विकसित है, तो उसमें मैं आपको बता दूं, इतिहास पलट कर देखिए, गुलामी से लेकर आजादी तक तमाम खेतियों में बिहार जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। लास्ट कर दो, दूसरी बात लास्ट कर दो, जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए। कैप्टन साहब ने पहले भी पार्टी बनाए थे, लेकिन उनका सर्वाइव नहीं हो पाया। लेकिन इस बार उनको बार बार देखा जा रहा हूं कि मोदी जी साथ में, अमित शाह जी साथ में कई बार आकर मिले भी। और जिस तरह से अभी आपने एक तस्वीर देखा होगा, जो वहां जो संगत के साथ मोदी जी को चलते हुए, उस पर हम लोग आगे आएंगे, उस पर आगे एक बात का जवाब दीजिए कि हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है,
उसने क्यों एक कानून लाया कि 75% प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो है केवल मूल निवासियों के लिए रहेंगे? इस बात का जवाब दीजिए मुझे, इसका कारण कौन है? दूसरे राज्यों को लड़ाने का षड्यंत्र भाजपा का है, भाजपा का षड्यंत्र है। एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ाना आपको किसने अधिकार दिया? आपको गलत मत कीजिए, आप भाजपा की षड्यंत्री का साथ मत दीजिए। नहीं, धनुष जी इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। हाँ, इसको आगे लेकर नहीं, इसको आगे लेकर हम लोग चलेंगे। इस पर आप लोग अपनी बात रखिएगा। लेकिन काफी देर से जब चर्चा चल रही है तो महंत जसबीर दास जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी महंत जी। सबसे पहले तो जी मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे भाई बैठे हैं ना, तो वेट करने का तभी फायदा है जब हम एक को सुन ले तब बोले। बोलने से ना सब किसी की कोई बात सुन नहीं पाता। और धनंजय जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप अपने ये शब्द वापस लीजिए कि पंजाब में नशा होता है, नशे की खेती है और फीम की खेती, ये आपको वापस लेने पड़ेंगे। पंजाब के अंदर कोई भी नशा ही नहीं है। आपने सुना ही नहीं, मुझे लगता कान बंद कर लिया आपने। आप कान बंद कर दिया। मैंने क्या कहा? इन लोगों ने प्रचार किया, आप सर जी सुने नहीं मेरी बात को। सारे नेताओं ने प्रचार किया कि भाई पंजाब में अफीम की खेती होती है, पंजाब नशे से त्रस्त है। मैं तो पंजाब वासियों की बात कर रहा हूँ भाई साहब, आप सुने नहीं मेरी बातों को। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुने आप मेरी बातों को। कहा पहले मेरी सुनिए। आपने कहा कि पंजाब में फीम की खेती होती है। भाई साहब मैं बता रहा हूं महंत जी, इन्होंने कहा कि पंजाब की एक तस्वीर दिखाई जा रही है सबके द्वारा कि वहां पर नशे की खेती हो रही है, जबकि पंजाब जिस चीज से पहचाना जाता है, धान की खेती, गेहूं की खेती, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब सिर्फ नशा की का कारोबार कर रहा है। ये राजनीतिक दलों के नुमाइंदों पर इन्होंने ये कहा। कह रहा हूं जी, मैं आपको तभी कह रहा हूं जी, पंजाब को बचाना है। हाँ। हमने पंजाब के अंदर आज के टाइम जो हमारा पड़ोसी सूबा है ना पाकिस्तान हमारे यहाँ नशा भेज रहा है, पकड़ा भी जा रहा है। और जैसे दूसरे अन्य प्रदेशों में हो रही है ना खेतियां, हमने यही बोला है कि अगर वहां पे आज तक मैं आपको बता दूं जी, पंजाब के अंदर मैंने यहाँ खुद यहाँ जगह जगह जा जाके जो भी धरने लगते थे, जहाँ कोई प्रदर्शन कर रहा होता था, मैं जाके पूछता था। मैंने इस इलेक्शन के अंदर पहली बार देखा है ये आज भी पंजाब के अंदर जो भी धरने लग रहे हैं या प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वो बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के नहीं, वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी के तरफ से खड़े किए गए हुए थे। आदमी, मैं खुद पूछता था भी आप ऐसे यहाँ क्यों बैठे? कहते जी हमें तो आम आदमी से तरफ से पैसा मिल रहा है, हम क्यों नहीं बैठेंगे। वो आम आदमी पार्टी के आदमी बैठाते थे वहां पे उनको धरने के ऊपर, प्रदर्शन के ऊपर। जिस दिन यहाँ इलेक्शन कोड लग गया, दूसरे दिन सभी के सभी भाग गए। ये बात इनसे पूछिए हमारे भाई साहब से कि आप ऐसी गंदी राजनीति क्यों यहाँ देश के अंदर फैला रहे हैं। साहब इस पर जरूर जवाब देंगे। अतीर साहब, लड़ा रहे हैं आप। आपकी तरफ ये तीर चल रहा है कि आपने इस तरह का इमेज बनाया है पंजाब का। देखिए, आप ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से इस डिबेट को सुनें, और इससे अलावा भी जो और डिबेट हुई उनको भी सुनिए। जितने भी तीर चल रहे हैं पंजाब में राजनीतिक दलों की तरफ से, वो हम पे चल रहे हैं। मसला क्या है? हम बात कर रहे हैं रेत माफिया की, हम बात कर रहे हैं भू माफिया की, हम बात कर रहे हैं हर तरीके की माफिया की, हम बात कर रहे हैं पंजाब के बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल बनाने की, हर पिंड में हम जो है मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं पंजाब वालों को कि देखो दिल्ली कॉल करो, रिश्तेदार तो होंगे, दोस्त तो होंगे, पता करो कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है या नहीं किया। अगर दिल्ली में काम किया है तो हमें पंजाब में मौका दो। यही परेशानी है सारी राजनीतिक दलों की कि अरविंद केजरीवाल धर्म और जाति की राजनीति में नहीं पड़ रहे। अरविंद केजरीवाल प्रत्यारोप और इन पे नहीं पड़ रहे कि तुमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि मैंने क्या किया। आओ दिल्ली देखो, दिल्ली फोन करो, दिल्ली के लोगों से पता करो। फ्री किससे आपकी सीधी लड़ाई है? हाँ, मैं आ रहा हूँ लोकेश जी आपके पास। हाँ, मैं आ रहा हूँ जी। यूपी में देखिए, जैसे दिल्ली का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली में हम प्रचंड बहुमत में हैं और एक बार नहीं है, हमारी तीसरी बार की सरकार है। आप इनसे पूछिए कि क्या दिल्ली में हमारी किसी से लड़ाई है? वैसे ही जो है उत्तर प्रदेश में हमारी किसी से लड़ाई नहीं। पंजाब में तो हम
प्रचंड बहुमत से आएंगे। और मैं आपको आंकड़ा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि जब आप 10 तारीख को रिजल्ट्स देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी का तो वैसे भी कुछ वहां है नहीं, और जो बाकी पार्टियां उनके दिग्गज नेताओं की ना जमानतें जब्त होने वाली हैं, इतने प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। क्योंकि इस बार मुद्दा ये नहीं है कि कौन क्या है, कौन क्या कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुद्दा पंजाब की सुरक्षा का है, हम मॉडल कह रहे स्टेट हैं, होने के नाते हम कह रहे हैं कि हम जो है जो बेटर एजुकेशन देंगे, हम बेटर आपको जो है चिकित्सा देंगे, हम कह रहे हैं हम पंजाब को बदलेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, ऐसे लोगों को इस तरीके की शिक्षा देंगे, इस तरीके का एनवायरनमेंट बताएंगे कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे, आप नौकरी देने वाले केंद्र बनेंगे। सरकार भी कह रही है ना, तो जो केंद्र स्टार्टअप और इसकी जो योजनाएं हैं वो तो यही कह रही है कि आप अपने से शुरू कीजिए और स्टार्टअप हम का बहुत कहने अच्छा से नहीं डेटा हो भी रहा, आया। हम कहने से नहीं हो रहा, हम नहीं, कह रहे हैं स्टार्टअप का बहुत कि अच्छा आप डेटा भी दिल्ली आया में है। देखिए, हमने अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने जो आपने देखा दिल्ली में इनोग्रेट किया, हमने 12,430 क्लासरूम इनोग्रेट किए। बताइए किसने किए? पंजाब सरकार ने किए या इससे पहले किसी और राज्य में हुए हो? तो आप एग्जाम्पल कोट करिए ना, बोलिए कि हमने आपसे बेहतर काम किया। अगर आप हमसे बेहतर काम नहीं कर पाए, आप 7 साल में 20,000 स्कूल कॉलेजेस नहीं बना पाए, क्लासरूम्स नहीं बना पाए, पूरे इंडिया का एग्जाम्पल कोट करिए, तो आप हमें गलत साबित करिए, हम हार जाएंगे। अगर हम गलत साबित नहीं हो पा रहे आपसे तो हम प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी आरोप लगा लीजिए, 10 तारीख को कुछ हम लोग नहीं इंतजार होने करेंगे। दावा हो रहा है, जिसका जवाब दीजिए, फिर हम आपसे अगला सवाल करेंगे। सर मुझे आपने पंजाब को समझा ही नहीं। आप क्या कह रहे हो कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे? अरे आपको पता ही नहीं, पंजाब इस पूरे देश को खिलाता है। आप इस तरह से पंजाब की बेइज्जती मत कीजिए। देश का सबसे ज्यादा आर्थिक विकासी राज्य है पंजाब। इसमें ये औरंगजेब आप मत कीजिए कि हम दिल्ली से आके पंजाब को सुधारेंगे, पंजाब को बढ़ाएंगे। पंजाब एक विकसित और प्रगतिशील राज्य है। पंजाबियों को खुद आता है अपनी मेहनत से अपने आप को ऊपर उठाना। इनको किसी ठग की जरूरत नहीं है जो आके इनके लिए मुफ्त बिजली पानी। आपने क्या सोचा? आपने पंजाबियों को क्या समझ लिया? आप आओगे, बोलोगे ये लो मैं मुफ्त बिजली दे रहा हूं, ये लो मैं मुफ्त खाना दे रहा हूं और आप हमें राज करने दो। अरे पंजाबियों की आज आप पर कैपिटा इनकम देखिए, जीडीपी देखिए पंजाब की, वो अपने आप में सबसे ज्यादा है। इस तरह की पंजाब के ऊपर आप लांछन नहीं लगा सकते। ये जो आपकी मंशा है ना, इस मंशा से हमें घृणा है। आपके राघव चड्डा, एक मिनट, मैंने आपसे बीच में नहीं बोला था, आप सुनिए मेरी बात, अब आप सुनेंगे। राघव चड्डा जाकर जो है टिकट की खरीद फरोख्त करते हैं, उसके बाद में भगवंत मान जाके पंजाबियों को नशा नशा नशा, क्या कहना है आपका? पंजाबी बस नशा करते हैं, ये क्या मतलब है? आपने इमेज खराब करके रखती पंजाब की। आज पंजाब का गेहूं है, पंजाब का चावल है जो पूरा देश खाता है, पंजाब का किसान है। अतीफ साहब एक छोटा सा आप इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर हम लोकेश जी से और सवाल करेंगे। हाँ देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस टाइम शोर मचा रहे हैं। शोर नहीं, आप सही शब्दों का सही चयन कीजिए। आप सुन लीजिए, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल का ये इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं स्कूल बनाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके दिल्ली के अंदर नाम लेवा नहीं का ये मैनिफेस्टो है और ये वादा है। बहरहाल अब जो चर्चा चल रही थी, अभी धनोज जी भी जहां पर उस चर्चा को लेकर जा रहे थे, लोकेश जी, क्योंकि सरकार आपकी है और एक बार फिर से आपको वहां पर सरकार आप बनाए, इसके लिए आपने पूरी कोशिश कर ली है। यहां तक कि जब आपको लगा कि कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो आप उन्हें हटा दिए आपने और फिर चन्नी साहब को सीएम बनाया। लेकिन कुछ इस दौर में कुछ ऐसी चीजें आई जो कि क्या आपके अगेंस्ट में नहीं जा रही हैं, परेशान नहीं कर रही हैं? मनीष तिवारी का ट्वीट बयान, उनको शामिल न करना स्टार प्रचारकों में, और फिर वो कह देते हैं कि वैसे लोग हैं इसमें कि उनके कहने पर उनकी पत्नी भी वोट न दे स्टार प्रचारकों पर। ये मनीष तिवारी इतने बड़े नेता वो खुद कह रहे हैं। अश्विनी कुमार का पार्टी से अलग हो जाना, अश्विनी कुमार एक बड़े नेता और इस दौर में जब वो अलग हो रहे हैं तो अपनी पीड़ा के साथ अलग हो रहे हैं। इसके साथ ही वाल्मीकि जयंती पर वोट वाल्मीकि समाज के लोगों की खींचने की होड़ हर पार्टी में दिखाई दी, कांग्रेस में भी दिखाई दी। चले गए बनारस, वहां पर चन्नी साहब ने अपने बयान में उनके मुंह से जो निकला
उससे बहुत सारी चीजें फिर शुरू हो गई। आरोप लगने लगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों को हम पंजाब में घुसने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी वहां पर हैं और वो हंस रही हैं और ताली बजा रही हैं। बाद में आप इसको समझा रहे हैं कि आप किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन अब यह है कि क्या ये कांग्रेस के लिए नेगेटिव फैक्टर नहीं है, उस कांग्रेस के लिए उस पंजाब में जहां पर करीब करीब 35 से ज्यादा प्रतिशत हिंदू वोटर हैं पंजाब में। एक प्रश्न का आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले ये जो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बयान को लेके, मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने जबरदस्ती पैसे दे दे के दिल्ली से कहीं बहुत सारे लोगों को भीड़ जुटाने के लिए पंजाब भेजा था, और ये जो भीड़ थी ये एक तरह से इनको पैसे दिए गए थे कि आप यहां बैठिए और गलत नारे लगाइए, पंजाब की इमेज खराब कीजिए और उसके बाद हम शो करेंगे हम किस तरह से पंजाब का सुधार करेंगे। तो उनका जो तंज था वो केवल उन लोगों के लिए था जो पंजाब के मूल निवासी नहीं है, जो आकर पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने अमरिंदर सिंह साहब की बात की, तो देखिए लोकतंत्र का हिस्सा है। मैं तो कहता हूं डिसेंट एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है। ये एक तानाशाह नहीं है कि आपने डिसेंट, मैंने कहा कि आप उनको हटाए तो नया बनाए, लेकिन क्या वो सब कुछ फैक्टर, आप सुनिए, हाँ वो फैक्टर क्या आपके फेवर में जा रहा है? जो केंद्र है इसने आज भारत देश के अंदर बहुत डर का माहौल पैदा कर दिया है। ईडी और सीबीआई जो भी सरकार की आज आलोचना करता है उसके घर ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। चन्नी साहब के रिलेटिव्स क्या इमीडिएट ईडी और सीबीआई पहुंच गए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी ईडी और सीबीआई का इन्होंने माहौल बना रखा है। आज कांग्रेस के भले ही दिग्गज नेता हों, उन्हें पता है कि अगर हमने कोई भी बयान दिया तो कभी भी ईडी और सीबीआई हमारे दरवाजे पे दस्तखत कर सकती है। इनकी एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। कैरेट मतलब ये विधानसभा, ये जो है राज्यसभा की सीट का लालच देते हैं, अगर कोई नकारता है तो उसके घर तुरंत ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता छोड़ रहे हैं, क्या अश्विनी कुमार के ऊपर भी इसी तरह का था? आप नाम लीजिए, मैं नाम ले रहा हूं, आप नाम लीजिए। क्या अश्विनी कुमार भी लालच में गए? देखिए नहीं, ये बोलिए, आप नाम लीजिए ना, कांग्रेस का आप बताइए ना। आप ये नहीं बता रहे, देखिए बड़े से करेंगे। नहीं, लोकेश जी आप नहीं, मैं नहीं घुमा रहा हूं, आप घुमा रहे हैं। लोकेश जी, लोकेश जी कांग्रेस के विरुद्ध अश्विनी कुमार जी ने कहा कि पीड़ा हो रही है, लोकतंत्र नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई पार्टी में सुन नहीं रहा है। बिल्कुल सही बोला। पीड़ा किस चीज की हो रही है? पीड़ा इस वियोग की हो रही है क्योंकि ईडी और सीबीआई के कारण जबरदस्ती उन्हें छुड़वाया जा रहा है और राज्यसभा का लालच दिया जा रहा है। ये जो पीड़ा है, ये मंशा जो है, नहीं, ये तो अब ये कह रहे हैं। अच्छा, तो ये जब ये कह रहे हैं, मनीष तिवारी तो कांग्रेस में है, बिल्कुल मनीष तिवारी कह रहे हैं कि 5 साल पहले और फिर 4.5 साल पंजाब के सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बिल्कुल। और ये कहना कि वो किसी के इशारे पर सरकार चला रहे थे, ये बहुत ही बचकाना है जी। ये आपके नेता कह रहे हैं, आप ही लोगों के बारे में कह रहे हैं। देखिए हमारे जो आप अभी कह रहे थे कैप्टन को लेकर, कहने की, सुनने की, करने की, और यही कह रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, यही कह रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि सुनने की बात। तिवारी साहब का बयान बिल्कुल सही, वो अपने तभी तो वो से सही बयान दे रहे हैं और उन्हें पूरी छूट है। कांग्रेस ये नहीं कहती कि आपको यही बयान देना है, आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। इस तरह की तानाशाही कांग्रेस में नहीं होती। आप ये बात को समझिए, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, तो वो आगे ये भी कह रहे हैं, ठीक है, वो आगे ये भी कह रहे हैं। आप शायद अगर लोकेश जी वो आगे ये भी कह रहे हैं, सुनिए, तानाशाही कर रहे हैं, वो आगे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई लोगों का मानना है, अपने कैप्टन साहब से अपने संबंध को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत पुराना संबंध है, पारिवारिक संबंध है, नजदीकियां हैं। कई लोगों का ये को उम्मीद थी, कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, कि उनके कैबिनेट के साथियों की तरह वो भी यानी अपने आप को संबोधित करें कि मैं भी कैप्टन को गालियां दूं, वो मेरा किरदार नहीं है। ये वो कह रहे हैं जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मनीष तिवारी कांग्रेस को ही लेकर कह रहे हैं। ना आप समझे ही नहीं। नहीं, आप उनका ट्वीट है, ये ट्वीट है, आप क्या समझाइएगा? नहीं, ये मैं नहीं समझ रहा हूं गलत, ये आप गलत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने आप जो कह रहे हैं अपने किसी भी नेता के बारे में उल्ट, तो वो क्यों कह रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं? जुमलेबाजी का जुमला है। अरे अब आप अपने सांसद को कह रहे हैं कि भाजपा का जुमला बोल रहे हैं, तो आपका है कौन अपना?
आपका है कौन अपना लोकेश देखिए, जो जिंदल, ये कांग्रेसी बताइए। है वो कांग्रेसी रहेगा। रमेश तिवारी कांग्रेसी है या नहीं बिल्कुल, है? बिल्कुल है तो फिर वो जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? वो संगठन की बात कर रहे हैं। वो कह क्या रहे हैं बात आप कर रहे हैं कि लोकेश इस जिंदल? कांग्रेस के अंदर निजी रिश्ते और निजी और दोस्ती और इसके और कांग्रेस का अपना संबंध, ये अलग अलग चीजें हैं। इसके अंदर आप ये बात को समझिए, कांग्रेस इस तरह का निर्देश नहीं देती कि आप जो है किसी प्रकार का अपने अगर इजाजत देंगे तो मेरा भी एक सवाल है। हाँ, जल्दी से। ये कांग्रेस पार्टी शासन की बात कर रहे हैं, 3 विधायक को जो पार्टी गति विरोध में बाहर कर देता है, लेकिन कैप्टन साहब की जो वाइफ है वो सांसद है, वो खुलेआम कैप्टन साहब के साथ प्रचार करते हैं। हाँ। तब इनका शासन क्यों बंदित हो जाता है? उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? ये है महंत जी से जरा इसका भी जवाब ले लेते हैं। महंत जी, जरा एक चीज बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब को लेकर, पंजाब की राजनीति को लेकर, और ये एक ही चरण में 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 5 प्लेयर्स हैं इसमें। कहां कहां लड़ाई है? सब दावे तो जरूर कर रहे हैं, क्या उसका आकलन आप कर पा रहे हैं? लेकिन धनोज जी के सवाल का आप जवाब दीजिए। देखिए धनोज जी, बात जब पंजाब की होती है, बात जब राज्य की होती है, बात जब राष्ट्र की होती है, इसमें निजी रिश्ते। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने दीजिए। आप सुनने की क्यों, आपको सुनने क्यों नहीं होता रखना चाहिए? आप सुनने की क्या समझा चाहिए? आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ कैसे रही है? आप जब सुनना ही नहीं चाहते कि दूसरी पार्टी क्या कह रही है। देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। 2007 से लेके 2017 तक जो शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, उस समय सबसे ज्यादा जो एक्साइज ड्यूटी का रेवेन्यू कलेक्शन था वो शराब से हुआ था। आप आंकड़े चेक कर लीजिए। 2017 के बाद जब कांग्रेस का शासन आया, आपको क्या मतलब है कि हम राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए बस एक अपना जो है विधायक और अपने पर्सनल रिश्तों को बीच में लेकर आ जाए? नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं मनीष तिवारी कि मैं पार्टी में किराएदार नहीं हूं, हिस्सेदार हूं। ये बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस हिस्सेदार हूं, लेकिन स्थिति हो गई है कि वो कांग्रेस आजकल जो थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है उसको वो किराएदार समझने लग रही है। कहने के लिए अगर कोई बात अपनी कहना चाहता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। ये कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और शायद इसीलिए जिन लोगों के इंतजार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मालाएं सूखती थीं, वो लोग अब कांग्रेस छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। जसबीर साहब, जरा ये बताइए, पंजाब का चुनाव 5 ध्रुवों में, हमने आपसे पहले भी सवाल किया था कि 5 ध्रुवों में है। इस बार क्या अलग सब लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, या कहीं पर ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट फाइट है, या त्रिकोणात्मक है, या सब अभी तक कुछ क्लियर नहीं है सीन? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जी आपको, जो ये कह रहे हैं भी आज पंजाब के अंदर बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी फाइट में है, ऐसी बात नहीं बीजेपी फाइट में नहीं है। बीजेपी के साथ कैप्टन साहब है, ढींसा साहब है, कोई कम लाकने की बात नहीं है। हो सकता है कल को बीजेपी सरकार बना जाए पंजाब में, ये हो रहा है क्योंकि जो अब ये चल रहा है ना पंजाब के अंदर, और जो पंजाब की जनता सोच रही है वो यही है भी सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार, और देश के सरकार के साथ पंजाब को भी चलने के लिए, पंजाब को तरक्की की राह पे ले जाने के लिए जनता यहाँ की सोच रही है, मन बना चुकी है भी इस बार बीजेपी को मौका दिया जाए। क्योंकि केजरीवाल है जो, वो तो देश विरोधी अंसरों के साथ रला हुआ है, और कांग्रेस ने अपनी एक चर्चा में एक सवाल यह भी आया था महंत जी कि डेरा की बड़ी भूमिका होती है पंजाब में, और कई सारे डेरा हैं पंजाब में, उन लोगों की भूमिका इस चुनाव में क्या है? इस बार डेरा की भूमिका जो रहेगी जी, लोग बहुत अब अवेयर हो चुके हैं, लोग अब डेरावाद में नहीं आने वाले। लोग अपने लिए सोच रहे हैं भी हमारे साथ जो हमारे बच्चों को रोजगार कौन देगा, हमारे को आगे मेडिकल की फिलिस्ट्री कौन देगा, हमारा आगे अच्छा भविष्य कौन लाएगा, उस चीज को देखते हुए लोग इस बार वोट डालने जा रहे हैं। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, हमारे भाई साहब जो आम आदमी पार्टी से बैठे हैं, भी इनके ऊपर जब भी कोई हम बात रखते हैं, जो इनके ऊपर आती है बात, ये उस बात को बदल के दूसरी बात पे ले जाते हैं। मैंने अभी आपसे पहले पूछा था भी अगर अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है भी मैं ही ये कर सकता हूं, क्या आज तक पंजाब के लोगों का कोई विकास ही नहीं हुआ? सबके सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई उनके बच्चे बेरोजगार हैं, शिक्षित नहीं है, क्या उनको मेडिकल फ्री नहीं मिल रहा है?
ये सब चीजें पंजाब के अंदर पहले से पहले की सरकारें दे रही हैं। आप नई बात करो, क्या करनी है आप, ये बात है आपकी। आपके केजरीवाल जी को बड़ा लिखने का शौक है, जब भी लिख के गारंटी दे देते हैं, अभी ये लो जी मैं लिख के दे रहा हूं। क्या वो ये लिख के देते हैं अगर भगवान ना करे इनकी सरकार आती है तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ये लिख के देते हैं, बताइए। और दूसरी बात मैंने पूछी थी भी आपकी तोक़ीर रजा के साथ क्या संबंध है, उस बात के बारे में क्यों नहीं बोल रही है? देश की भोली भाली जनता को और पंजाब की जनता को हर चीज जगह पे बेवकूफ बनाने की बात करते हैं भी हम मेडिकल फ्री कर देंगे जी। महंत जी, ब्रेक का वक्त हो चला है। आपका जो सवाल है वो अतीर साहब से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इन्हीं से उन सवालों के जवाब के साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए दंगल 2022।